Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 2, that is biological classification. Today we are going to discuss about the kingdom Protista. पिछले वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में चर्चा की थी. तो let's start with the topic. Protists are simple eukaryotic organisms that are neither plants nor animals or fungi. Protista जो है वो simplest eukaryotic organism है जो कि जिनको ना हम प्लांट्स में रख सकते हैं, ना ही एनिमल्स में, ना ही फंजाई में. So protists are unicellular in nature but can also be found as a colony of cells. वैसे तो ये यूनिसेलुलर होते हैं नेचर में, लेकिन कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं. Most protists live in water, damp, terrestrial environments or even as parasites. The term Protista is derived from the Greek word protistos, which means the very first. Means they were the first eukaryotes to evolve on this earth. सबसे पहले जो इस पृथ्वी पर इवॉल्व होने वाले यूकैरियोट्स थे वो प्रोटिस्टा थे, इसलिए इनका नाम प्रोटिस्टा पड़ा है. These organisms are usually unicellular. Some of them possess structures like flagella and cilia that help in locomotion. Protists reproduces by asexual means. The sexual method of reproduction is extremely rare and occurs only during times of stress. Scientists speculate that protists form a link between plant, animals and fungi as these three kingdoms diverged from a common protist-like ancestor billions of years ago. तो साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि जो प्रोटिस्टा हैं ये लिंक की फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के बीच में, और प्रोटिस्टा के बीच में एक लिंक है. ये तीनों जो किंगडम है ये प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व हुई है. Though this protist-like ancestor is a hypothetical organism, we can trace some genes found in modern animals and plants to these ancient organisms. तो आज अगर हम मॉडर्न एनिमल और प्लांट्स की हम बात करें तो उनमें कुछ ऐसे जीन्स हैं जो इन एंशिएंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते थे. तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो इनका एवोल्यूशन हुआ है वो प्रोटिस्टा से ही हुआ है. Therefore, these organisms are traditionally considered as the first eukaryotic forms of life and predecessor to plants, animals, and fungi. Coming to the classification of Protista. Kingdom Protista is classified into following groups. अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो प्रोटिस्टा है इसको हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स. तो आइए इनकी चर्चा करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिनको डेस्मिड्स भी बोलते हैं. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में पाए जाते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स. माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, जिनको प्लैंक्टन्स भी कहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells which fits together as in a soap box. आप लोगों ने देखा जैसे सोप बॉक्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. ठीक वैसे ही जो डायटम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो दो शेल की फॉर्मेशन करती हैं जो कि एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, जस्ट लाइक बॉक्स ऑफ द सोप. द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका. जो उनकी वॉल्स होती हैं उनके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है, इसलिए the walls are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. तो यहाँ पर इनकी जो डायटम्स पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है इसकी डायटम्स की, जो सिलिका है इसकी डिपोजिशन. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो इस डिपोजिशन को diatomaceous earth कहा जाता है. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. Diatoms are the chief producers in the ocean. ओशन में जो मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं मींस फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो डायटम्स ही हैं. ये आपके सामने दो इसके मेंबर हैं, ये है ट्राइसेरेटियम और ये है नेविकुला. नेक्स्ट इज डिनोफ्लैजिलेट्स. सेकंड ग्रुप की बात करें तो डिनोफ्लैजिलेट्स है ये. These organisms are mostly marine and photosynthetic.
They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell. तो जिस प्रकार की इनमें पिगमेंट होती है उसी प्रकार से इनकी अपीयरेंस होती है. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. सेल वॉल में दो प्लेट्स होती हैं सेलुलोज की और ज़्यादातर इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं. रेड डिनोफ्लैजिलेट्स फॉर एग्जांपल गोनियोलॉक्स undergo rapid multiplication, that is bloom formation, and make the sea appear red. जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स है गोनियोलॉक्स, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर जो सी है वो रेड अपीयर होता है, तो इसको रेड टाइड फिनोमेनन भी कहते हैं. अभी आगे आपको इसकी पिक्चर दिखाएंगे. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय such large numbers may even kill other marine animals such as fishes. तो इनके द्वारा रिलीज होने वाले जो टॉक्सिन हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फिशेस जो है वो मर जाती हैं. ये देखिए, ये है गोनियोलॉक्स, आप देख सकते हैं, जिसके कारण रेड टाइड फिनोमेनन होता है. और ये है रेड टाइड फिनोमेनन, ये आप देख सकते हैं, इसमें समुद्र जो है वो रेड अपीयर होता है. तो ये सारी इन्हीं की डेवलपमेंट गोनियोलॉक्स की. नेक्स्ट इज यूग्लिनोइड्स, थर्ड ग्रुप. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर. स्टैग्नेंट वाटर मींस जो एक जगह पे खड़ा रहता है पानी, वहां पर पाए जाते हैं ये यूग्लिनोइड्स. इंस्टेड अ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल के स्थान पर इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं. They have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. तो ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. मीन्स अगर तो सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. Means they can perform both type of nutrition, autotrophic as well as heterotrophic. तो इसीलिए इसको बोलते हैं mixotrophic nutrition. Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. For example, euglena की एग्जांपल ये आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं. ये यूग्लिना है, इसका फ्लैजेलम है, ये पेलिकल है, इसकी जो बाहर लेयर है पेलिकल, न्यूक्लियस है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारी ये आई स्पॉट है, यूकैरियोटिक सेल है, तो सारी स्ट्रक्चर पाई जाएंगी जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में होती. नेक्स्ट ग्रुप इज स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स. ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मींस दे ग्रो ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर. तो जितने भी डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स हैं उनके ऊपर ये मूव करते हैं और उनको ये जितने भी उनका ऑर्गेनिक मैटर उसको एनगल्फ करते रहते हैं. अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. तो जब सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो ये एग्रीगेशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती हैं, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आती हैं, तो जो प्लाज्मोडियम है ये फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं और उसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है उसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. जो स्पोर्स होते हैं वो फिर जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको पासिंग ओवर में करने में ये सहायता करते हैं. द स्पोर्स possesses true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. तो जो स्पोर्स हैं ये they help in pollination, you can say, means passing over of unfavorable conditions. तो इन स्पोर्स की फिर एयर से डिस्पर्सल हो जाती है. ये आप देख सकते हैं एक स्लाइम मोल्ड की पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasite. जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे हेटेरोट्रॉपिक हैं और वो या तो प्रीडेटर की फॉर्म में रहते हैं या पैरासाइट की फॉर्म में. They are believed to be primitive relatives of animals. जितने भी एनिमल्स हैं, प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल, फर्स्ट एनिमल, इनसे ही बाकी एनिमल जो है वो ऐसा माना जाता है कि उनका एवोल्यूशन इन्हीं से हुआ है. There are 4 major groups of protozoans.
First one is amoeboid protozoans. These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture their prey by putting out pseudopodia. False feet बोलते हैं जिनको. Pseudo means false, podia means foot. जैसा कि हम अमीबा में देखते हैं. Marine forms have silica shells on their surface. Some of them such as ant amoeba are parasite. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डायग्राम, ये अमीबा है, ये आप लोगों ने देखा होगा पहले प्रीवियस क्लासेस में भी. ये इसके सीडोपोडिया हैं, फाल्स फिट हैं जिनकी सहायता से लोकोमोशन करता है. फूड की कैप्चरिंग भी सीडोपोडिया की सहायता से ही होती है. और ये है एंट अमीबा, ये पैरासिटिक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मींस ऐसे प्रोटोजोन जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है. The members of this group are either free-living or parasitic. They have flagella. The parasitic form causes diseases such as sleeping sickness, for example trypanosoma. तो ये आप देख सकते हैं trypanosoma की पिक्चर यहाँ पर. तो ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, उसका उदाहरण है ये. नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स. जैसा नाम वैसा काम, ऐसे प्रोटोजोन जिनकी बॉडी के ऊपर सिलिया पाए जाते हैं. So these are aquatic, actively moving organisms because of presence of thousands of cilia over their surface. They have a cavity which is known as gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes water laden with food to be steered into the gullet, for example paramecium. अभी जैसे हम इस पॉइंट को हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ये कैविटी है, इसमें बहुत सारे सिलिया होते हैं. तो जो फूड लेडन वाटर होता है उसको ये इसमें धकेलते हैं, जिससे जो पानी के साथ जो है फूड भी अंदर इसमें आ जाता है और अंदर आ जाता है ये फूड वैक्यूल. फिर उसके ऊपर एंजाइम जो है वो एक्शन करते हैं. तो उसका डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं, वहां से ये एनर्जी लेते हैं. तो ये एग्जाम्पल है. इसको सिंस इट लुक्स लाइक स्लिपर, तो इसको स्लिपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं पैरामीशियम को. ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एनिमल इज नोन एज, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूल. तो आंसर इज पैरामीशियम. तो ये आप देख सकते हैं जूते की भांति इसकी अपीयरेंस हमें नजर आती है. ये इसके बाहर बहुत सारे सिलिया हैं जो कोऑर्डिनेशन करके इसकी लोकोमोशन करते हैं, प्लस ये सिलिया फूड की एनगल्फमेंट में हेल्प करते हैं. और यहाँ पर एक बात आप और देख सकते हैं कि इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक ये माइक्रो न्यूक्लियस है और एक ये मैक्रो न्यूक्लियस है. इसको मेगा न्यूक्लियस भी बोलते हैं. तो ये हमने देखा था कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है. यहाँ एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं. आगे है स्पोरोजोन्स. दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. The most notorious is Plasmodium. Plasmodium आपने सुना होगा, जो मलेरिया कॉज करता है, मलेरियल पैरासाइट which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. ये है, आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्लाज्मोडियम की. तो इसी के साथ जो किंगडम प्रोटिस्टा थी वो यहाँ पर समाप्त होती है. और आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.